स्वागत है बच्चों आपका अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं हूं सोनिका रावत और बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ 12 संसार ही पुस्तक है। बच्चों यदि आप यह पाठ पढ़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। तो बच्चों टिके रहें वीडियो के अंत तक और पढ़ें हमारे साथ। संसार पुस्तक है तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। बच्चों देखिए ये चैप्टर है संसार पुस्तक है। बच्चों पाठ का नाम है संसार पुस्तक है ना बच्चों। तो और इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो हमारा दुनिया है क्या है, ये जो हमारी दुनिया गोल है, ये क्या है, हमारा जो वर्ल्ड है, ये जो हमारी दुनिया है वह क्या है, एक पुस्तक है। क्यों राइटर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस दुनिया में जो है वह छोटे, उससे बड़े या फिर उससे बड़े कई पार्ट हैं। पार्ट कहने का मतलब कि हर एक चीज का अपना अपना रोल है, अपना अपना कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये दुनिया क्या एक किताब है जिसको हम पढ़ सकते हैं, है ना बच्चों। तो इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि संसार ही क्या है, पुस्तक है। इसको हमें पढ़ना पड़ता है। यदि हमें अच्छे से इसे पढ़ना आए तो हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। बच्चों यह जो पाठ है यह इसकी विधा जो क्या है, यह इसकी विधा में लिखी गई है। यह पाठ जो लिखी गई है वह पत्र विधा में लिखी गई है। क्यों? क्योंकि एक पिता है, जो पिता है वह अपनी पुत्री को पत्र लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? अपनी पुत्री को पत्र लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो हमारी दुनिया है वह पुस्तक है। तो चलिए आइए बच्चों फटाफट समय बिना वेस्ट किए हुए पढ़ते हैं चैप्टर और समझते हैं। तुम तो मेरे साथ रहती हो। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बात पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, ठीक है बच्चों, मैं भी इलाहाबाद की रहने वाली हूँ, प्रयागराज जिसका अभी नाम है। ठीक है, तो ये कौन है? ये जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू जी इलाहाबाद के ही रहने वाले थे। और उनकी बेटी जो कौन थी? उनकी बेटी थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी मसूरी में क्या करती थी? रहकर पढ़ाई करती थी। वह मसूरी में थी और जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो इलाहाबाद में। हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वह दूर दूर है। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। कथाएं मीन स्टोरीज। क्या? छोटी छोटी जो है वो मैं स्टोरी आपको लिख के उसके बारे में बताया करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। ठीक है, इंग्लैंड का और हिंदुस्तान का, क्योंकि इंग्लैंड और इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता था। तो उसका हाल तुम्हें तो पता है, उसके बारे में। इतिहास जो होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री तो जानती हो। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है। टापू किसे कहते हैं? बीच समंदर हो, अगल बगल समंदर हो और एक वहाँ पे भूमि का भाग हो, छोटा सा हिस्सा हो, उसे ही टापू टापू कहते हैं। और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, हिंदुस्तान जो है वह क्या है? बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। यदि तुम इस दुनिया के बारे में जानना चाहती हो, देखिए ये पूरी दुनिया है। इसमें ये क्या है? अमेरिका का टावर है ना। और ये दुबई के जो पोशाक पहने हैं इन्होंने, ये है कहीं का पक्षी किसी देश का। तो ये पूरी दुनिया का, यहाँ हमारा ताजमहल, तो ये समुद्र। तो इस दुनिया के बारे में हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा हाल जानना पड़ेगा। तो तुम्हें देशों का और उन सब जातियों का जो इनमें बसी हुई हैं, जो इसमें जातियां हैं, कौन की जंगलों में कौन सी जातियां रहती हैं, अच्छी जगहों पे कौन सी जातियां रहती हैं, तो ये तुम्हें जानना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। किस देश में पैदा हुई हो? हिंदुस्तान में पैदा हुई हो। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें पूरी दुनिया के बारे में जानना होगा। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खेतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। इन छोटी छोटी खतों में जो लेटर लिखेंगे, उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें एक खत लिखा करूंगा और उन खतों में स्टोरीज बताया करूंगा। लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं उसमें आपको छोटी छोटी बातें ही बता सकता हूँ, बड़ी बड़ी बातें नहीं बता सकता।
होता क्योंकि मैं आपके पास नहीं बैठा हूँ। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग इसमें आबाद हैं, हमारे भाई बहन है। जो बहुत सारी दुनिया है, लेकिन हमारी जो दुनिया है और उसमें जो दूसरे लोग हैं वो क्या है, आबाद है और हमारे ही भाई बहन है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। कहते हैं कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम ये सारी चीजें किताबों में पढ़ोगी, लेकिन उसका पहले से जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। और जब तुम पढ़ोगी तो तुम्हें बहुत ही आनंद मिलेगा, उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला हुआ। लेखक लिखते हैं एक टॉपिक को लेकर, उसको उपन्यास कहते हैं। तो बड़ी बड़ी कहानियां पढ़ोगी या उपन्यास पढ़ोगी, इतना मजा नहीं आएगा जितना कि अपनी दुनिया के बारे में जानने में आएगा। या तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। जानदार मीन्स लाइफलेस। उपन्यास मतलब होता है नॉवेल, जो कोई मतलब यहाँ पर जान नहीं हुआ करता था। ठीक है, इस यहाँ पर मतलब एक भी छोटे से नन्हे से भी प्राणी कुछ भी यहाँ पर नहीं था। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों में जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तो यह हमारे हिस्ट्री के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को बता देते हैं कि पहले कोई जानवर नहीं थे। जब जानवरों से पहले जब ये आदमी भी नहीं, आदमी से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवर से पहले कुछ भी ना था। इस पर, इस धरती पर, इस हमारे पूरे पृथ्वी पर कुछ भी ना था। आज जब दुनिया में हर तरह के जानवर और आदमियों से भरी हुई है यह, तो इस जमाने का जो ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। तो हम तो सोच कैसे पाते हैं कि हम उस समय में क्या था, हमें तो कुछ सोचना ही नहीं आता। लेकिन सोचते कौन है? जो साइंटिस्ट है, ठीक है, जो विद्वान है। और बहुत सारी जो खुदाई होती है जब आर्कियोलॉजी में, तो क्या होता है उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें निकलती हैं, पुरानी पुरानी दबी हुई चीजें मिट्टियों के अंदर से निकलती है और उसमें बहुत बड़े बड़े कंकाल निकलते हैं। तो उन कंकालों से ही पता चला है कि किस तरीके के जानवर पहले रहे होंगे या फिर आदमी किस तरीके के रहे होंगे, कितने बड़े रहे होंगे। उस तरीके से साइंटिस्ट ने खोज कर निकाला है कि हमसे पहले इस धरती पर क्या था और किस तरीके के थे उस समय, है ना। तो उसको सोचा है साइंटिस्ट और विद्वानों ने। तुम इतिहास की किताब में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता। अब वो कह रहे हैं कि तुम इसे इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो, लेकिन उस समय क्या होता होगा कि कैसे लोग ज्ञान अर्जित करते होंगे, कैसे लोगों को नॉलेज मिलती, क्योंकि उस समय तो किताबें ही नहीं, तो किताबें कौन लिखता। तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो, तब हमें उस जमाने की बात कैसे मालूम चलेगी। या तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकाले। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम सारी बातें सोचें। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते हैं। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है, क्योंकि उसका बाल और खाल दोनों ही होना चाहिए। दैट मीन्स कि उसका हर एक चीज का पता होना चाहिए गहराई तक, कि कोई भी प्रश्न हो उसका उत्तर हम फटाफट दे दे, उसके बारे में हर एक चीजों की जानकारी होनी चाहिए। हम ऐसे ही सोच लेते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। ये पहाड़ या समुद्र या सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। अभी मैंने बताया आपको कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो निकालते हैं, उसके अंदर से खुदाई होती है, बहुत गहरी गहरी खुदाइयां होती है, उसमें पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री कैसी थी, कि किस तरीके के जानवर थे, क्योंकि उसमें बहुत सारे तांबे के सिक्के निकलते थे और अलग अलग धातु के सिक्के, अलग अलग पत्थर की मूर्तियां और
कुछ टाइप्स के जो उस समय एनिमल्स होते थे उसकी भी हड्डियां निकल, उसका पूरा कंकाल, उसका स्केलेटन निकलता है, तो उससे पता चलता है कि उस समय क्या क्या रहा होगा। तो मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताब पढ़ लें। ये जरूरी नहीं है कि हम किसी दूसरी किताब पढ़ लें और हमें सब कुछ पता चल जाए, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। अभी आ गए हैं टॉपिक में, कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी की खुद हम संसार रूपी पुस्तक। इस संसार रूपी पुस्तक का अर्थ क्या हुआ कि यह पूरी दुनिया जो है वह क्या है, एक किताब है और इसको हमें पढ़ना है, जानना है, ठीक है। इसीलिए इस संसार को नेहरू जी पुस्तक कह रहे हैं। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा, रोड़ा मीन्स पत्थर का रोड़ा, स्टोन चिप, जो छोटे छोटे रोड़े होते हैं जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे बड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, इसी दुनिया का एक अंश है, ठीक है, अंश, उसी दुनिया का एक पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। ये पूरी जो दुनिया है, कह रहे हैं कि जो ये पूरी जो दुनिया है उसमें एक छोटा सा पन्ना हो। मीन्स पुस्तक किस तरीके से बनी हुई होती है, पुस्तक बनी होती है बहुत सारे पन्नों से मिलकर, तो वो कह रहे हैं कि शायद वह उसका एक छोटा सा पन्ना हो, शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो, उससे तुम्हें पता हो जाएगा कि इसकी क्या हिस्ट्री थी और इसका क्या फ्यूचर होगा, ठीक है। लेकिन बशर्ते क्या है कि तुमको इसे पढ़ना आता हो। कोई जबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तो प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, मीन्स वही स्टोन चिप, जब छोटा सा गोल सा चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता, क्या वह तुम्हें कुछ नहीं कहता है? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकनी रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर ये रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? तो यहाँ तक समझ लेते हैं। कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, यदि कोई तुम्हें छोटा सा स्टोन चिप्स मिल जाए, एकदम गोल, ठीक है, एकदम छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखने को मिल जाए, तो क्या तुम्हें वो कुछ नहीं कहता? बिल्कुल कहता है। हर एक चीज हमसे कुछ न कुछ कहती है, बशर्ते हमें उसके बारे में जानना होगा, ठीक है। यह कैसे गोल हो गया, चिकना और चमकीला हो गया, ठीक है, वो तो यही बतलाएगा ना। तो हमारे मन में यह प्रश्न उठेगा कि अरे ये छोटा सा पत्थर का टुकड़ा यह कैसे इतना चमकीला और कैसे इतना गोल, इतना सुंदर है? क्योंकि यदि हम किसी भी बड़े पत्थर को तोड़ते हैं तो उसमें नुकीले नुकीले भाग निकले हुए होते हैं, वो नुकीला भाग उसका कहाँ गया? तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल नहीं, यह गोल चिकनी रोड़े की तरह बिल्कुल भी नहीं होता। कौन सा? जिस पत्थर को हमने तोड़ा है वह चिकनी रोड़े जैसा बिल्कुल नहीं होता। तो फिर यह रोड़ा इतना चमकीला और चिकना गोल कैसे हो गया? ठीक है, अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो हम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकते हैं। अगर हम उसको अच्छे से देखते हैं, अच्छे से जांचते परखते हैं तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि जब तक हम किसी पत्थर की घिसाई नहीं करते हैं तब तक वो चिकना और गोल नहीं हो सकता। लेकिन उसकी घिसाई तो हमने नहीं की, तो फिर किसने की? आइए देखते हैं। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा हो। अब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। ठीक है, पानी बहाकर टूटा होगा और पानी बहाकर उसे कहाँ ले आया? छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी फिर नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इसी बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। क्या हुआ? पेंदा मीन्स जो नदी होती है उसके ऊपर नहीं, उसके नीचे, ठीक है, उसमें ऊपर से जो बहाव, नीचे भी बहाव चलता रहता है निरंतर, और ऊपर तो बहाव रहता ही है, और तो नीचे जो वो क्या है, लुढ़कता हुआ, इस तरीके से लुढ़कता 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 क्या होता रहा? वह घिसता रहा, किनारे घिस कर, और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बन गया। क्या हो गया? एक बड़ा सा जो पत्थर का टुकड़ा है वह गिरा घाटी में, ठीक है, वह घाटी में गिरा, फिर वहां से वो नदी के सहारे आ गया नीचे, फिर नाले में, फिर कहाँ गया वह? फिर वह नदी में आया, फिर नदी के पेंदे में क्या हुआ? लुढ़कता लुढ़कता वह क्या हो गया?
घिसकर एक छोटा सा कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया। ठीक है, किसी वजह से क्या हुआ, उसका पानी कहीं इधर उधर बाहर आया होगा, तो वह जो दरिया क्या हुआ, जो पानी घटा होगा तो उसे दरिया उस कंकड़ को छोड़ गया होगा, और क्या हुआ, तुम उसे पा गई और वह जो कंकड़ वो तुम्हें मिल गया। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता, अगर दरिया मीन्स क्या होता है, गंगा। ठीक है, गंगा या नदी, ठीक है, नदी बोलते हैं, उसे आगे की ओर ले जाता और वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता, तो क्या हो जाता, वह जो चट्टान है वह धीरे धीरे घिसते घिसते कंकड़ न बनकर लास्ट में क्या होता, बालू बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बात ही बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ है, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकी है। यदि एक छोटा सा रोड़ा, ठीक है, क्या कह रहे हैं, यदि एक छोटे से रोड़े की अपनी क्या है, अपनी कहानी है, तो और भी कितनी न जाने कितनी कहानियां होंगी, क्योंकि हमारे चारों तरफ तो पहाड़ और भी बहुत सारी चीजें हैं, पेड़ हैं, हमारी जो नदियां हैं, नाले हैं, कुएं हैं, हर एक चीज जो हमारी प्रकृति में बसे हुए हैं, वह हमें और भी कुछ भी बातें क्या कर सकती हैं, हमें बता सकती है और हमें मालूम हो सकती है। देखिए, जो यह किताब है बच्चों, वह लिखी है, अंग्रेजी से अनुवाद किया गया है, इसको ट्रांसलेट किया है किसने, हमारे दिग्गज कहानीकार प्रेमचंद जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे इंग्लिश में लिखा था, अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखा था यह पत्र। ठीक है, इसलिए इस यह जो लिखी गई जो कहानी है उसकी विधा क्या है, पत्र है। ठीक है बच्चों, तो छोटी छोटी कहानियों के द्वारा उन्होंने अपने बेटी को बहुत से ज्ञान दिए हैं। ठीक है, इसका भी एक बहुत बड़ा पुस्तक है। ठीक है, ये सभी जो चिट्ठियां लिखी गई हैं इंग्लिश में, पिता के पत्र पुत्री के नाम। ठीक, तो इसी पुस्तक में क्या है, साभार लिया गया है। और देखिए, आते हैं लेखक के बारे में जानते हैं हम लोग। यहाँ पे लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू। हु इज जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू जो है वह हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब हमारा देश आजाद हुआ था, कब हुआ था, 1947 में, तब ये सबसे पहले क्या बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। ठीक है, वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी तो नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी थी। इनका जो जन्म दिवस है वह किस रूप में मनाया जाता है, ठीक है, किस रूप में, 14 नवंबर हम लोग मनाते हैं चिल्ड्रंस डे। ओके बच्चे, आप लोग को पता होगा कि चिल्ड्रंस डे के रूप में हम इसे मनाते हैं। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे क्योंकि वो उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था और सभी बच्चे उन्हें चाचा कहकर पुकारते थे। बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। नेहरू जी अपने देश से काफी प्यार करते थे और उन्हें अपने देश के बारे में बोलना बताने में क्या आता था, बहुत ही आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। ये सभी चिट्ठियां जो है इस बुक में है। ठीक है, इस बुक को आप लेकर पढ़ सकती हैं, आपको सभी चिट्ठियां मिल जाएंगी कितनी चिट्ठियों को इंदिरा गांधी जी को लिखा गया था। संसार पुस्तक है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक चिट्ठी का पार्ट लिया गया है। संसार पुस्तक है में इसी पुस्तक से साभार लिया गया। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। ठीक है, तो बच्चों हमारा यह वीडियो पार्ट 1 खत्म होता है यहीं पर। इस वीडियो का एंड करते हैं और आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएं, मैं जरूर से करूंगी, या किसी भी क्लास का हो। और याद रखिएगा आपका अपना चैनल हिंदी पाठशाला। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दे और इस तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।